मायानगर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। इस गांव की सुंदरता देखकर आंखें थकते ही नहीं थी। लोग मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते और हर दिन खुशी से जीते थे। इसी गांव में रहता था मोहन अपनी पत्नी राधा और 8 साल की बेटे मोनू के साथ। मोहन किसान था। अपनी मेहनत की खेती से ही वो अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। अरे राधा, जल्दी से खाना बांधो। मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसे भी देर हो रही है। और मोनू अभी सोकर उठा है या नहीं? राधा एक थैली में खाना लेकर जल्दी से मोहन के पास आती है। लो जी, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाकर रख दी है। अब बाद में ये मत कहना कि मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है। आलू की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद मोहन फावड़ा लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में मोहन को उसके 2 दोस्त मगन और छगन मिल जाते हैं। अरे मोहन भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी जी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में भयंकर ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? ये कहते ही मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं मोहन भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से गुजारी थी। अब इस बार पता नहीं क्या होगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना कहकर मोहन खेत की ओर चल पड़ता है। खेतों में काम करते करते मोहन को अचानक ठंड से बचने और खूब पैसा कमाने की एक तरकीब सूझ जाती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। और अगर मेरा ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएं। फिर मोहन फावड़ा उठाकर घर की ओर चल पड़ता है, और कुछ देर बाद मोहन घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए? कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं राधा, मैं जब खेत पर जा रहा था तब मगन और छगन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा मोहन जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम ये बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं।
थोड़ी देर बाद मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह, क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ। कविता बहन, क्या तुम्हें पता है इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। तुम ऐसे भी 2 से 3 दिन में एक बार नहाती हो और जब ठंड आती है तो तुम 8 से 10 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 8 से 10 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारी शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और ये सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। ठंड से बचने का तो बस एक ही उपाय है, रजाई के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर मोहन रोजाना जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटकर घर लाता था। लेकिन एक सुबह जब मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक मगन और छगन उसे रोक लेते हैं। अरे मोहन भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन मोहन भाई, हमें तो यहाँ पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने यहाँ पहले कभी नहीं सुना। लेकिन छोड़ो, तुम कह रहे हो तो सही ही होगा। मगन और छगन को मोहन की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए। मोहन रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर घर लाता रहा। धीरे धीरे उसके घर में लकड़ियों का अच्छा खासा भंडार जमा हो गया। कुछ ही दिनों में गांव में ठंड पड़नी शुरू हो गई। तभी मोहन ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था 1 किलो लकड़ी, कीमत 10 रुपए। जब गांव वालों की नजर उस बोर्ड पर पड़ी तो सब समझ गए कि मोहन रोज जंगल क्यों जाता था। उसकी चतुराई अब सबके सामने थी। भाई, क्या तुमने मोहन के घर के बाहर वह बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 10 रुपए लिखी थी? मोहन ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से फ्री में लकड़ियां काटकर हमें 10 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब मोहन जंगल में सूखी लकड़ियां काटने के लिए जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे। तब वहाँ रोज कुछ न कुछ बहाने बना दिया करता था, लेकिन हमें तो तभी उस पर शक हो गया था और हमें यहाँ नहीं पता था कि वहाँ ऐसा काम भी कर सकता है। अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मोहन से 10 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मोहन तक पहुंचती है तो वो गहरी चिंता में पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार शायद सफल नहीं हो पाएगा। अरे राधा, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वो सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। काश कोई चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जा ही ना पाएं। हाँ राधा, अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। मोहन और राधा खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को ठंड के साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बढ़ती जाती है और उसके साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
लगातार बारिश से सारे पेड़ पौधे भीग जाते हैं, जिससे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी बाकी नहीं रहती। सुबह जब बारिश थमती है तो मोहन और राधा बाहर निकलकर चारों ओर देखते हैं। बारिश देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे बहुत खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। रात को अच्छी खासी बरसात करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे तो गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ राधा, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई और अब मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो बेचने की बजाय 20 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 10 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 20 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो ये तो सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी और अब आप उसका गलत फायदा मत उठाइए। मेरी आपसे विनती है, लकड़ियों का दाम बस 10 रुपए किलो ही रखें। मैं लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई है वो ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वाले को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 20 रुपए किलो ही बेचूंगा। मोहन की ये बात सुनकर राधा बहुत दुखी हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद मोहन अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उस पर 20 रुपए किलो लकड़ी का दाम लिख देता है। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। देख रही हो कविता बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे ही जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा रुक्मणी बहन। हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं हैं, इसीलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है कविता बहन, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब मोहन ने लकड़ियों की कीमत 10 रुपए किलो रखी थी, लेकिन जब ठंड ज्यादा बढ़ गई तो उसने लकड़ियों की कीमत 20 रुपए किलो कर दी है। वह सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जगदीश भाई। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी मोहन के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें मोहन से 20 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती। फिर सभी गांव वाले मायूस और लाचार होकर बची कुची लकड़ियों से ही आग ताप रहे थे। दूसरी ओर मोहन का लकड़ी बेचने का व्यापार अब तेजी से चल रहा था। सारे गांव वाले उसी से सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। धन के साथ साथ अब उसके व्यवहार में घमंड भी आने लगा था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जो ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। माफ करिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से काटी हैं, इसीलिए मैं ये आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है तो लकड़ियां ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत तेज ठंड लगी है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। अगर तुम मुझे लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद मैं इस ठंड में नहीं बच पाऊंगी। बेटा, दया करके थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ न गंवाएं। आप यहाँ से जा सकती हैं। बूढ़ी औरत निराश मन से वहाँ से चली जाती है। मोहन के पास अब धन तो था, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी आ चुका था। उसे ये एहसास नहीं था कि अहंकार ही इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगले दिन मोहन को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह मोहन राधा से कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना, और याद रहे किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। अभी भी वक्त है, हमें सिर्फ पैसे ही नहीं, इज्जत और नेकी भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात मान लीजिए, लकड़ियों की कीमत थोड़ी कम कर दीजिए, ताकि सब लोग इस जानलेवा ठंड से बच सकें और हमारा भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं जितना बोलता हूं बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर राधा इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वो मन ही मन ये समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद मोहन दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब सिर्फ मोहन की पत्नी राधा और उसका 8 साल का एक बेटा मोनू ही था। राधा घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा मोनू घर के अंदर खेल रहा था। मोनू को बहुत ही ठंड लग रही थी और मोनू अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है, माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही है और यहाँ जो पिताजी ने बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ रख रखी है, मैं भी उसमें आग जलाकर आग ताप लेता हूँ। मोनू बहुत ही नादान था। वो ये नहीं जानता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियाँ जल जाएंगी। मोनू एक लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ियाँ सूखी थी, इसलिए तुरंत ही सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। देखते देखते उनका घर जलने लग जाता है। राधा बाहर खड़े होकर रोते हुए सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयंकर आग लग चुकी थी और कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि मोहन ने सब पर थोड़े से पैसे के लिए अत्याचार किया था। उस आग में मोहन का बेटा मोनू भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब मोहन घर वापस आता है तो राधा उसे सारी कहानी बताती है। ये सुनकर मोहन बहुत रोने लग जाता है। उसे आखिरकार अपनी गलती की सजा मिल ही जाती है।